अच्छा, आज की क्लास का सबसे पहला मकसद थोड़ी सी डिटेल बताना। पीरियड कॉस्ट क्या चीज है और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या चीज होती है। आज मैं आपको 4-5 वर्ड्स का मतलब सिखाना है। एक तो पहला टारगेट पीरियड कॉस्ट। पीरियड मतलब टाइम के साथ है ये, और प्रोडक्शन मतलब यूनिट के साथ इसका ताल्लुक है, स्टॉक का यूनिट जो होगा। पीरियड कॉस्ट का मतलब है ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस जो पीरियड के हिसाब से इनकम जनवरी में लगे तो जनवरी में रिकॉर्ड हो जाएंगे, उसका ताल्लुक किसी और के साथ नहीं है, वो टाइम के साथ है। 2015 के खर्चे 2015 में रिकॉर्ड होंगे, अगर हो गए हैं रिकॉर्ड होंगे, पे हुए हैं या नहीं हुए वो तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है ना अकाउंटिंग के अंदर। जिस साल, जिस महीने, जिस दिन अक्कर हुए उसी टाइम रिकॉर्ड हो जाएंगे एज एन एक्सपेंस, उसे बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। रेंट पीरियड कॉस्ट है, सुपरवाइजर की सैलरी पीरियड कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन पीरियड कॉस्ट है। तो जो जो पीरियड कॉस्ट किसे कहते हैं, एज ये नहीं, पीरियड कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट भी हो सकती है, नॉन प्रोडक्शन भी हो सकती है। फैक्ट्री का रेंट एक पीरियड कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, यानी प्रोडक्शन ओवरहेड, सॉरी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन ओवरहेड भी है। लेकिन पीरियड कॉस्ट का मतलब है इसका ताल्लुक यूनिट के साथ नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ, पीरियड कॉस्ट चार्ज टू SPL as occurred in its period या years। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में जरा इंटरेस्टिंग बात है, ये मैं कोशिश करता हूं कि बहुत बेसिक लेवल से आपको समझाऊं। देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है, सपोज जैसे मैंने कहा ना, पीरियड कॉस्ट है कि अगर आपका खर्चा जनवरी में कोई हुआ तो जनवरी में ही एक्सपेंस में चला जाएगा। 2017 में हुआ, 2017 में ही एक्सपेंस में चला जाएगा। ओके होगी बात। अब आ जाए प्रोडक्शन कॉस्ट। पहले आसान अल्फाज में समझाता हूं। प्रोडक्शन कॉस्ट बेसिकली ऐसी कॉस्ट होती है जो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होती है। हमने पढ़ा ना, नॉन फंडेबल टैक्सेस इन्वेंट्री में ऐड हो जाते हैं, ऐसा सीखा हुआ है ना। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाती है। वो फिक्स भी हो सकती है, वो वेरिएबल भी हो सकती है। वो फिक्स भी हो सकती है, वो वेरिएबल। जो चीज आप इन्वेंट्री में ऐड करोगे ना वो प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाएगी। जो चीज इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करोगे, जो चीज इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी वो पीरियड कॉस्ट कहलाएगी। अब मिसाल के तौर पर हमने जो जो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करते हैं, लेबर, मटेरियल, प्रोडक्शन ओवरहेड, जो जो इन्वेंट्री की कॉस्ट में हम ऐड करते हैं, सपोज दैट हमने कहा एक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करते हैं जिसे आप कैरेज इन भी कहते हो। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मतलब कि कैरेज इन। मैं पहले अपना मैन्युफैक्चरिंग से पहले ना सिंपल सादा इन्वेंट्री में बताता हूं। हुआ ये, आपने 100 रुपए की परचेज की, 10 रुपए के ऊपर ट्रैवल खर्चा किया, वो चीज कितनी की हो गई, 110 की। अब 110 वाली जो है हमारे पास परचेज, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये आधा स्टॉक बिक गया, आधा रह गया, आधा बिक गया। जो बिक जाता है हम उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल। सपोज दैट आधा बिक गया, आधा रह गया, उसे बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। क्या इन दोनों के अंदर कैरेज इन है, दोनों के अंदर कैरेज इन है। अब अगर ये जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है ये अनसोल्ड है, ये एक्सपेंस में लिखोगे या एसेट में लिखोगे, ये कहां चला जाएगा, करंट, और ये किधर चला जाएगा, एक्सपेंस। इसका मतलब है सपोज दैट महीने साल बता देते हैं, जो ये परचेज है ना ये आपकी 2025 के साल में हुई है, अज्यूम करते हैं। अब 2025 में आपका ये 100 रुपए भी खर्चा हुआ, ये 10 रुपए भी खर्चा हुआ। अगर ये पूरा 110 रुपए का खर्चा हम 2025 में ही डाल देते तो ये पीरियड कॉस्ट होती।
लेकिन क्या हुआ, ये आधा बिका आधा नहीं बिका, इसका मतलब है हम 55 रुपए तो एक्सपेंस में लिख रहे हैं, लेकिन ये 55 रुपए एक्सपेंस में नहीं लिख रहे, इवन के खर्चा हो चुका है। वो कहता है ये तब एक्सपेंस में लिखोगे जब ये बिकेगी इन्वेंट्री, तब एक्सपेंस में लिखोगे जब इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से। तो जो कुछ खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ऐड होते हैं वो तब तक एक्सपेंस में नहीं जाते तब तक इन्वेंट्री बिकती नहीं है कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से। और अगर वो नहीं बिकती तो क्या पड़े रहते हैं, किस नाम से पड़े रहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से पड़े रहते हैं, और वो हमारा करंट एसेट होता है, एक्सपेंस में हम नहीं लिखते। तो पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट में जो फर्क है वो मेन क्या फर्क है, पीरियड कॉस्ट जिस रेलिवेंट पीरियड में अकर होगी चाहे इन्वेंट्री बिके ना बिके वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होता है एसपीएल के अंदर। और इन्वेंट जो प्रोडक्शन कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन का हिस्सा बनते हैं, फैक्ट्री वाले सारे प्रोडक्शन होते हैं, फैक्ट्री के अंदर जितने वो तो किस में ऐड हो रहे होते हैं, सारे प्रोडक्शन एक्सपेंस किस में ऐड हो रहे होते हैं, अल्टीमेटली फिनिश गुड्स के अंदर। और फिनिश गुड्स जब बिकती है तो कॉस्ट ऑफ सेल आती है, अदरवाइज वो किस नाम से पड़े रहे होते हैं, रॉ मटेरियल के नाम से पड़ा रहा होगा, वर्क इन प्रोसेस के नाम से पड़ा रहेगा, फिनिश गुड्स के नाम से पड़ा रहेगा। डिफरेंस पता चल गया। चले जी यहां पर पेज नंबर मुझे बताइएगा आफीफ कि ये कहां पर लिखा हुआ है, 42 49 48 47 ये आ गया 42। ये देखिए जी, ये उसने पीरियड कॉस्ट की डेफिनेशन है, आर ऑल कॉस्ट दैट आर नॉट प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट के बारे में कह रहे हैं, कॉस्ट दैट आर नॉट पीरियड कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईदर परचेज या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। कहता ना तो वो परचेज में, क्योंकि जो चीज मैन्युफैक्चरिंग में आती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाती है। इंस्टेड पीरियड कॉस्ट आर एक्सपेंस्ड इन द पीरियड इन विच इकर्ड। समझ लगी, ये पीरियड कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर लिखी हुई है, यहां पर द प्रिंसिपल मैचिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड, मैचिंग कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है, और जब उसका रेवेन्यू आएगा तब एक्सपेंस में लिखेंगे, तो जब सेल करेंगे तब कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे। और यही मैचिंग कॉन्सेप्ट सीखा है ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो काम कि जिस चीज का रेवेन्यू जब तक जनरेट ना हो तब तक उसका रेलिवेंट एक्सपेंस भी रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो कहता है द एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी साथ ही उसने बता दिया, कॉस्ट इनकर टू जनरेट अ पर्टिकुलर रेवेन्यू should be recognized as expense in the same period in which the revenue is। ये तो डेफिनेशन उसने लिखी है मैचिंग कॉन्सेप्ट की, और ये पीआरसी में हमने मुझे लगता है डाटा जोर लगाया हुआ। आगे देखते हैं, दिस मींस दैट इफ अ कॉस्ट इनकर टू acquire या make something that will be eventually be sold, the cost should be recognized as the cost incurred to acquire, sorry, expense only when the sale take place। कहता है जो चीज आपने चीज को खरीदने पे या बनाने पे लगाए है वो खर्चा तब एक्सपेंस आउट होगा जब वो सेल हो। एक्सपेंस ओनली व्हेन सेल, व्हेन द बेनिफिट अकर सच कॉस्ट आर कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट। क्लियर होगी ये बात। अब एक चीज और बताता हूं, डेप्रिसिएशन की बात, मशीन की डेप्रिसिएशन वो पीरियड वो प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाएगी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है बिल्डिंग की, ऑफिस की डेप्रिसिएशन, मतलब जो चीज प्रोडक्शन में ऐड नहीं होती ना वो पीरियड कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन में ऐड हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगी और वो तब एक्सपेंस में जाएगी जब इन्वेंट्री सेल होगी। क्यों, जो जो चीज यूनिट में ऐड होती जाएगी वो किसके अंदर चली जाएगी। अब देखिए मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, ये किस में ऐड हो जाएंगे, प्रोडक्शन के अंदर। ये कब एक्सपेंस आउट होंगे, जब इन्वेंट्री सेल होगी। बाकी डेप्रिसिएशन, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट या बाकी जो रेंट है, एक्सपेंसेस हैं, वो सारे किस में चले जाएंगे, जिसे हम कह सकते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड सारे के सारे किस में चले जाते हैं, पीरियड कॉस्ट में चले जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आप देख लें, शायद मैं पहले शायद गलत बोल गया हूं,
के जो फिक्स्ड है, वो जो प्रोडक्शन में ऐड होते हैं ना, वो हमेशा पीरियड प्रोडक्शन कॉस्ट में चले जाते हैं। जो चीज प्रोडक्शन में ऐड हो गई ना यूनिट के अंदर किसी भी तरह से, वो तब तक एक्सपेंस में नहीं जा सकती जब तक वो सेल ना। चले जी नेक्स्ट आ जाए। यानी जो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग से पहले मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस के अंदर जो चीज आ गई वो प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से या मटेरियल के नाम से या लेबर के नाम से। अच्छा, एक लफ्ज आप पढ़ोगे कॉस्ट यूनिट और एक लफ्ज पढ़ोगे यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट यूनिट और यूनिट कॉस्ट। ये जो कॉस्ट यूनिट है और यूनिट कॉस्ट, सपोज मैं कहता हूं मैंने एक चेयर बनाई 1200 रुपए में, मैंने एक चेयर बनाई 1200 रुपए में, तो मेरे भाई ये जो चेयर है ये है कॉस्ट यूनिट, और ये जो 1200 है ये है यूनिट कॉस्ट। पता चला? जिस चीज की हम कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट यूनिट, और जो उसकी कॉस्ट होती है उसे बोलते हैं यूनिट कॉस्ट। आपने किसको कंसीडर करके बोलना है? एंड वाले वर्ड में। अगर एंड पे यूनिट का जिक्र हो रहा होगा तो वो यूनिट का जिक्र हो रहा है, एंड पे कॉस्ट आ रही है तो कॉस्ट का जिक्र हो रहा है। कॉस्ट यूनिट मतलब यूनिट, यूनिट कॉस्ट मतलब कॉस्ट। ठीक होगी बात? उसके बाद एक कॉस्ट सेंटर हमने पहले बता दिया था। कॉस्ट सेंटर वो किसी डिपार्टमेंट को भी कह सकते हो, किसी मशीन को भी कह सकते हो, किसी कॉस्ट पूल को भी कह सकते हो। वो कॉस्ट सेंटर जहां पर सारी कॉस्ट लग रही है, जहां मटेरियल लग रहा है, जहां लेबर लग रहा है, जहां डेप्रिसिएशन आ रही हैं, जहां बिजली के बिल आ रहे हैं, वो जगह जहां पर वो जगह, वो डिपार्टमेंट, वो मशीन, वो कोई प्रोडक्शन, कुछ भी जहां पर हम कॉस्ट बना रहे हैं। जैसे हमने कहा था ना, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, ये सारे कॉस्ट सेंटर हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट उसको हर डिपार्टमेंट का रेंट आ रहा है, हर डिपार्टमेंट का बिजली के बिल काउंट हो रहा है, हर डिपार्टमेंट का रेंट काउंट हो रहा है, तो वो कॉस्ट सेंटर कहलाता है। एक कॉस्ट सेंटर है। वो जरूरी नहीं कि डिपार्टमेंट, मशीनें भी हो सकती है, 4 मशीनें वो यूनिट बना रही है, अब हर मशीन कॉस्ट सेंटर है। अगर हम चाहते हैं कि इनकी कॉस्ट फाइंड की जाए, ठीक होगी बात? चले, उसके बाद एक चीज, पहले पुरानी चीज डिस्कस करते हैं। ये सवाल ये पेपर में एक दफा आया भी हुआ है कि अगर एक सर्विस सेंटर हो तो किस तरह से हम एलोकेशन करेंगे। अब कल हमने जो पढ़ा था ना, अभी तक 2 कॉस्ट सेंटर सर्विस डिपार्टमेंट थे। कितने डिपार्टमेंट थे? सर्विस 2। उसके हमने 3 केस पढ़े। पहला डायरेक्ट एलोकेशन मेथड, स्टेप डाउन मेथड, और आगे फर्दर पढ़ा था 2, वो तो एक ही के 2 हैं तरीके, वो एक के ही 2 हैं। पहले और थर्ड में कोई इशू नहीं, सिर्फ स्टेप डाउन मेथड में देखना है कि जो पहले सर्विस दे रहे हैं ना उसको करें। ठीक है। अब आ जाता है कि अगर एक ही डिपार्टमेंट, जैसे सपोज दैट हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी, सी, सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ एक है, एस। अब इनके जो खर्चे हैं डिपार्टमेंट के सारे हमने पहले एलोकेशन की। इनको जो रेंट एलोकेट हुआ 300 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए। सपोज दैट ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, ये हमारे पास कैंटीन है, ठीक है। फिर जी इन पे ऊपर बिल एलोकेट हो गया, इनका बिल सपोज दैट 400 रुपए एलोकेट हुआ, इसका बिल सपोज दैट 150 एलोकेट हुआ, इसका 180 रुपए एलोकेट हुआ, इसका 30 रुपए एलोकेट हुआ। फिर उसके बाद इंश्योरेंस क्या लेते हैं,
किसी भी चीज की इंश्योरेंस है, सपोज दैट इसका 300 आ गया, इसका 250 आ गया, इसका 220 आ गया, और इसका हम कहते हैं 20 रुपए या 50 रुपए कर लेते हैं, अज्यूम ही करने ना। ओके होगी बात। फिर उसके बाद आपको कुछ बेस बताई हुई है नीचे, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। सपोज दैट ए के 4 वर्कर हैं, बी के 3 वर्कर हैं, सी के 2 वर्कर हैं, और 1 वर्कर या 2 वर्कर यहां पर भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले इनका टोटल कर लेंगे तो 1000 आ जाएगा, इसका 200, 300, 400, 500, 600 आ गया, इसका 100, 200, 300, 400, 500 आ गया, और इसका 100 आ गया। अब सर्विस डिपार्टमेंट को भी हमने किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, एबीसी के ऊपर। तो सिंपल क्या करेंगे, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है सर्विस, तो उसके जितने ओवरहेड्स आ गए हैं, जितने उसके एक्सपेंसेस आ गए हैं, सारे के सारे उस स्पेसिफिक बेस के ऊपर, जरा ध्यान से बात सुननी है, एक सर्विस डिपार्टमेंट है, उसके सारे के सारे खर्चे आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बेस के ऊपर डिवाइड कर देना है और सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना है। उस सर्विस डिपार्टमेंट की बेस भी कंसीडर नहीं करनी, क्योंकि उसके खर्चे अगर हम बेस करते हैं तो दोबारा खर्चा आ जाएगा, दोबारा फिर इधर ही एलोकेट हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर सपोज दैट वर्कर्स को भी सर्विस मिल रही है, यानी कैंटीन के वर्कर भी उसको भी वो भी बेनिफिट ले रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट से, तो उसका फिर सर्विस डिपार्टमेंट का जो दोबारा खर्चा आएगा वो किधर जाना चाहिए, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हमेशा किस पे जाना है, प्रोडक्शन। तो अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका, एक तरीका ये किया है कि उसके सारे खर्चे प्लस कर लें। प्लस करने के बाद जो तो आपके पास आ रहे हैं ना, जो स्पेसिफिक बेस है, बेस तो बताई होती है, नहीं बताई होगी तो ये देखेंगे कि डिपार्टमेंट क्या है। अगर तो आ जाती है कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो फिर मशीनों को लेते, उनके वर्किंग आवर्स ले लेते, उनका यूजेज ले लेते। अगर कैंटीन है तो नंबर ऑफ वर्कर ले लेंगे। तो क्या करेंगे, 100 को, ध्यान से बात सुननी है, इसको 9 पे डिवाइड करेंगे, 11 पे डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 11 पे डिवाइड हो गया तो ये 11 लोगों के ऊपर एलोकेट हो जाएगा। लेकिन हमने इन दोनों को क्यों नहीं ले रहे, कि अगर इन दो का हिस्सा आ भी गया फिर दोबारा वापस किस पे डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो हम डायरेक्ट सारा कर ही प्रोडक्शन को देते। तो इसको किस पे डिवाइड कर देंगे, 9 पे डिवाइड करके एक दफा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दफा 3 से और एक दफा 2 से, तो पूरा 100 एलोकेट हो जाएगा इन तीनों के ऊपर। हाँ जी करें जरा, 100 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 4, बस 4 पॉइंट को छोड़े, 3 और डबल 2 से नहीं पूरा होना, इस 70, ये 23 कर देते हैं। तो अगर एक सिंगल डिपार्टमेंट है ना, उसका बड़ा आसान काम है, सारे ओवरहेड प्लस करके जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बेस पे डिवाइड करके और मल्टीप्लाई कर दे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, आई कैप ऐसी शरारत कर चुका पहले कि उसने क्या किया, नंबर ऑफ वर्कर देकर ना ये यही भी दिए, तो बहुत सारे बच्चों ने ना डिवाइड कर दिया 11 पे, फिर इन सबसे जब मल्टीप्लाई करेगा तो फिर इसका आंसर आ जाएगा, फिर तो वो रोल गए, फिर आंसर आएगा, फिर 11 पे डिवाइड होगा, फिर वही रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका ये होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने डिवाइड उधर ही हो जाता है। कल साइमल्टेनियसली भी ये कॉन्सेप्ट हमने देखा भी था, लग रहा था कोई गड़बड़ है, लेकिन अल्टीमेटली जब प्लस किया था तो बराबर ही आया। ये बात समझ लगी। तो ये है सिंगल डिपार्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं, बल्कि छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखाता हूं, उसकी बातें करते हैं आज, और फिर क्वेश्चन ही करते रहेंगे। अब आगे ना सिर्फ एक दिन का कॉन्सेप्ट रह गया, वो कल हम सीखेंगे इंशाल्लाह, बड़ी डिटेल में सीखेंगे, और इसको कल चैप्टर को खत्म करना, चाहे जितना टाइम मर्जी लगे, और फिर हमारा आगे हमारे तकरीबन 3-4 चैप्टर हो जाएंगे रिजल्ट से पहले, जो बच्चों का रिजल्ट आ रहा है।
हाँ, तो उससे 3-4 चैप्टर पहले हो जाएंगे और उसके बाद अच्छे टॉपिक स्टार्ट करना शुरू करते हैं। यानी हाँ, रिजल्ट से पहले बीआरसी के मिस्टर 3 चैप्टर, उसके बाद 7, उसमें 7 किए देते कब, ऐसा ही होता है। चलें, डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा हुआ है कि हम तब तक डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे जब तक ये 0 नहीं होगा। हाँ लेकिन ये है ना कि वो 0 हो नहीं सकता ना, वो 0.000 पता नहीं कभी होगा सही, पता नहीं जिंदगी के किस हिस्से में। इसलिए जब बहुत ही मिनिमम वैल्यू आ जाए ना, जिसे हम कहते हैं इममटेरियल, तो वहां तक करते। हाँ बुक में बिल्कुल मैंने आपको कहा था ना, ओरिजिनली यही है, ओरिजिनली कि जब तक 0 नहीं होता तब तक करते रहते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली इतना टाइम नहीं होता, इसलिए कहां तक करते हैं। हाँ ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को कब तक रिपीट करना है, तो आप, मैंने इसलिए कहा ना कि आपने साथ साथ बुक से एक नजर पढ़ते जाना है, उसमें कोई चीज अगर आपको ना समझ लगे तो एक दफा लाजमी पूछना जरूर है कि सर इसमें क्या मतलब, फिर वो आपको बता दूंगा कि प्रैक्टिकली वो कहता है कि आपने रिपीट तक करना है जब तक कि 0 ना हो जाए, बट ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि 3 घंटे क्या 3 साल लग जाए तो शायद 0 ना आए, क्योंकि जब 0.00000 होता रहेगा ये, ठीक है ना। हाँ एक शायद इन्फिनिट लेवल पर जाकर 0 आ जाए, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए हम उस हद तक चले जाते हैं जहां तक एक इममटेरियल अमाउंट आ जाए, 2 रुपए का, 1 रुपए का, 0.5 में चला जाए, तो वहां तक फिर चले जाते हैं। अच्छा आज थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगा हूं। कुछ लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जिन्होंने पुराना पीआरसी किया हुआ है, जो नया पीआरसी उसमें ये टॉपिक अब नहीं है, वो ये है थोड़ा सा अंडर ऑब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर ऑब्जॉर्प्शन या ओवर ऑब्जॉर्प्शन। कॉन्सेप्ट तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि बड़े आसान वे में आपको सिखा दूं। अब होता ये है, प्रैक्टिकली क्या होता है, होता ये है कि जब आप लोग, हमारे पास ना कुछ फिक्स्ड ओवरहेड आते हैं, क्या आते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, या फिक्स्ड ओवरहेड कह लें। अभी फिलहाल मैं फिक्स के साथ भी समझाता हूं, ये टोटल ओवरहेड का काम भी हो सकता है, फिक्स का भी हो सकता है, वेरिएबल की भी हो सकता है, सबका हो सकता है। हमने करना ये होता है कि ऐसे ओवरहेड जिसके बारे में हमें ये नहीं पता चल रहा होता, या पहले हम बजट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बजट। जैसे आपको लगता है कि इतना खर्चा होगा हमारा, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आप ये सोच रहे हो कि आपके जो प्रोडक्शन ओवरहेड है, एक मिनट मैं ना इसको अलग से एक हेडिंग देकर करते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड की हेडिंग दे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो जाग जाए दिमागी तौर पर, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब तो पता है ना, वो ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन में मटेरियल और लेबर के अलावा, मटेरियल और लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा। मिसाल के तौर पर आपने सोचा, बजट किया, सोचना क्या मतलब, बजट किया, बजट क्या होता है, एक्चुअल या प्लान, एक्चुअल तो नहीं है ना, बजटिंग की। आपने सोचा आपने 4000 यूनिट्स बनाने हैं, और उसके ऊपर आपके जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएंगे वो आएंगे सपोज एट 7 लाख। आपने सोचा 4 लाख यूनिट बनाओगे और उसके ऊपर आपका खर्चा कितना आ जाएगा, 7 लाख प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे। हुआ ये एक्चुअल में आपने 5000 यूनिट्स बनाए, एक्चुअल में आपने 5000 यूनिट बनाए और आपके जो प्रोडक्शन ओवरहेड लगे वो लगे 750,000। ये आपका एक डाटा। बजट कितना किया आपने,
4000 यूनिट। प्रोडक्शन ओवरहेड कितने आए? 7 लाख। एक्चुअल यूनिट कितने बनाए और एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने आ गए? एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया आपके पास 7,50,000। वो हमसे ये पूछेगा कि भाई साहब बताओ आपके जो ओवरहेड्स हैं अंडर अब्जॉर्प्शन है, अंडर अब्जॉर्ब्ड है या ओवर अब्जॉर्प्शन? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हाँ जी, पहले तो ये पीआरसी में होता था, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, अब बताने जरूरी पड़ गया। अब सबसे पहले आप लोगों ने करना यह है कि एक ओवरहेड रेट फाइंड करना है। इसे बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, इसको आप अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड रेट भी बोल सकते हो, इसको आप ब्लैंकेट रेट भी बोल सकते हो, ये सारा कोई भी नाम बोला जा सकता है। अब्जॉर्प्शन रेट, अप्लाइड रेट, ब्लैंकेट रेट, ओवरबर्डन रेट या सिंपल ओवरहेड रेट। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड भी लिखेंगे यहां पर कभी कभी। जिस ओवरहेड का रेट फाइंड करना है, जिस ओवरहेड का रेट फाइंड करना है वो लिखा जाएगा। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। इनको डिटेल में अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन वाली साइड पे जा। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। अगर क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल एक्टिविटी लेवल नहीं गिवन होगा तो बजटेड एक्टिविटी लेवल लेंगे। बजटेड एक्टिविटी लेवल, क्वेश्चन के अंदर आपको बजटेड एक्टिविटी लेवल भी गिवन हो और नॉर्मल एक्टिविटी लेवल भी गिवन, तो हम नॉर्मल एक्टिविटी लेवल, दोनों गिवन होंगे तो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल लेंगे। दोनों में से एक गिवन होगा, जो गिवन होगा वही ले लेंगे। पता चला क्वेश्चन? ये एक्टिविटी लेवल क्या चीज है ये अगले सवाल में समझाता हूं। हाँ जी, तो आए जरा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल, ये किसका फार्मूला है? अब्जॉर्प्शन रेट, अप्लाइड रेट, ब्लैंकेट रेट, इसका जो नाम मर्जी बोल दे। ओवरहेड रेट भी कह सकते हैं। मैं इसको लिखा करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, या मैं लिख दिया करूंगा ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। जी मुझे बताया बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितनी है? 7 डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल कितनी है? 4 लाख, सॉरी 4000। क्या आपको नॉर्मल एक्टिविटी लेवल गिवन है? नहीं। नॉर्मल एक्टिविटी लेवल क्या है ये अगले सवाल में मैं बताता हूं। हाँ जी, 4000 कितना रेट आ गया? 170। दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। दूसरी लफ्जों में आपको लगता है एक यूनिट बनाने पे आपका ओवरहेड का रेट कितना आएगा? 175। अब क्या लगता है एक यूनिट बनाने पे आपका जो बजटेड रेट लगेगा वो कितना लगेगा? 175। ओके की बात। उसके बाद आपने फाइंड करना होता है अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड या एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड या एलोकेटेड। पहले वो रेट के नाम लिखे थे, पहले रेट के नाम है, अब क्या है?
अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, क्या रेट है या अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है? अप्लाइड का मतलब है अब हमने कौन से ओवरहेड अप्लाई कर देने हैं अपनी प्रोडक्शन के अंदर, कौन से ऐड कर देने। अप्लाई का क्या मतलब है, कितने ओवरहेड हमने अपनी प्रोडक्शन के अंदर ऐड कर देने। उसका फार्मूला क्या होता है जी, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। अब एक्चुअल एक्टिविटी लेवल क्या अप्लाई करना है, जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी लेवल या बजटेड एक्टिविटी लेवल है वही आपकी यूनिट, वही बेस आपकी एक्चुअल में कहलाएगी। मतलब जो आपकी बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या है वो यूनिट्स है, 4000 यूनिट्स। तो ये यूनिट्स ही लेने हैं बट एक्चुअल, यूनिट्स ही लेने हैं बट एक्चुअल। अगली बात सुने, ये जो बजटेड एक्टिविटी लेवल लिखा है ना, यहां पर बजटेड यूनिट्स भी तो लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। आपकी एक्टिविटी लेवल लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, आपका एक्टिविटी लेवल मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, आपका एक्टिविटी लेवल वॉल्यूम भी हो सकता है, मतलब यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपकी एक्टिविटी लेवल यूनिट्स हैं तो बजटेड यूनिट्स और एक्चुअल यूनिट्स लोगे। अगर आपका एक्टिविटी लेवल जो बजटेड एक्टिविटी लेवल है वो नंबर ऑफ लेबर आवर्स है, तो फिर एक्चुअल भी क्या लेंगे, नंबर ऑफ लेबर आवर्स। मतलब अगर बजटेड यूनिट्स लेने हैं तो एक्चुअल भी यूनिट्स लेने हैं, बजटेड लेबर आवर्स लेने हैं तो एक्चुअल भी लेबर आवर्स लेने हैं, बजटेड मशीन आवर्स लेने हैं तो एक्चुअल भी मशीन आवर्स लेने हैं। अभी भी ये सही समझ नहीं लगेगी, अगर लगी गई है तो गलत है। सही समझ तब लगेगी जब 2-4 हम सवाल कर लेंगे। तसल्ली रखें, ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, बस सोना नहीं, दिमागी तौर पर। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मानते हो 5000 है और ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कितना है 175, तो आपके अप्लाइड एफर्ट्स कितने आ गए 875,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने जो ओवरहेड अपनी प्रोडक्शन में ऐड किए हैं ना वो 875,000 किए हो। पहले बजट किए थे, कितने बजट किए थे 7 लाख 4000 यूनिट के बदले, लेकिन हम यूनिट ज्यादा बना दिए। तो इसका मतलब 1000 यूनिट बढ़ाया, तो हमने पहले रेट लिया कि अगर 5000 यूनिट बनाएंगे तो अप्लाइड एफर्ट्स कितने बनेंगे। तो हमने रेट फाइंड कर लिया 175, एक यूनिट का रेट, उसको 5000 से मल्टीप्लाई कर। अब मुझे बताएं, आखिरी सवाल, हमें एक्चुअल में ओवरहेड कितने, एक्चुअल का मतलब है जो एक्चुअल में हमें ओवरहेड आए, हमारा खर्चा हुआ कितना 750,000, और हमारे अप्लाइड कितने हैं 875। ओवर अब्जॉर्प्शन है या अंडर अब्जॉर्प्शन? देखिए एक्चुअल में कितने हुए 750, अप्लाइड कितने हैं 875, अंडर अब्जॉर्प्शन है ओवर अब्जॉर्प्शन? जैसे मर्जी देखें, मैं बोल रहा हूं वो उस पर फोकस करें। एक्चुअल मैं लिख देता हूं, एक्चुअल ओवरहेड कितने आ गए 750,000, ये हमने फाइंड, ये गिवन होते हैं। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं 875,000, अंडर अब्जॉर्प्शन है ओवर अब्जॉर्प्शन है? ओवर, ये ओवर, ये अब्जॉर्प्शन है ना, ये ज्यादा है या कम है, तो ओवर हुए। अप्लाइड, अब्जॉर्ब्ड, एलोकेटेड, यही कहलाते हैं। ये ज्यादा है या कम है एक्चुअल से? इसका मतलब है हमने ज्यादा सोच लिए थे। एक्चुअल में तो 750 आए हैं, एक्चुअल में कितने आए हैं 7,50,000, और हमने कितने सोच लिए थे या कितने ऐड कर दिए थे बजट के दौरान 875, तो ज्यादा अब्जॉर्ब कर दिए थे या कम, तो ओवर अब्जॉर्प्शन। क्या ओवर अब्जॉर्प्शन, ओवर अब्जॉर्ब्ड या ओवर अब्जॉर्प्शन। कैसे फाइंड करेंगे, अगर अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अब्जॉर्प्शन, अगर अप्लाइड कम है तो अंडर अब्जॉर्प्शन। बाकी बातें साथ साथ, पहले एक चीज पक्की करते हैं, 875,000 माइनस 750,000 कितने आ गए 125,000। ओके की बात। सबसे पहले बजटेड, एक चीज बजटेड है, एक चीज एक्चुअल है,
एक चीज नॉर्मल है, तीन चीजों का भी जिक्र किया, बजटेड, एक्चुअल, नॉर्मल, अप्लाइड का भी जिक्र हो गया साथ। ठीक है, अब एक सवाल लिखते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर मजीद चर्चा करते हैं। आओ जरा सवाल लिखिए। एक सवाल है हमारे पास जी, आपके पास बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड 12 लाख, हमारे पास बजटेड लेबर आवर्स हैं 5000 यूनिट्स आवर्स, हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है 11,50,000, कर लेते हैं 11,50,000, हमारे पास एक्चुअल लेबर आवर्स हैं 3,000 आवर्स, डायरेक्ट लेबर जो मर्जी गिवन होंगे, तो इसमें कोई, इंडायरेक्ट हाँ तो ये तो फैक्ट्री ओवरहेड ही पढ़ रहे हैं, वैसे तो ये ओवरहेड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये हो तो मेन डायरेक्ट लेबर आवर के ऊपर ही बेस करता है। यहां पर लिखता है वो नॉर्मली 80% लेबर आवर्स आर यूज्ड। पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कहानी। लिख लिया सवाल, जब भी लिख रहे हो, हमने सोचा 12 लाख खर्चा आएगा ओवरहेड का, ये प्रैक्टिकल अब बताने लगा, और हमारी लेबर कितना बजट क्या हुआ है, हमारी लेबर 5000 घंटे काम करेगी, लेकिन पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने देखा कि जितना भी हम बजट करते हैं ना, उतने घंटे काम नहीं होता। नॉर्मली 80% लेबर आवर्स आर यूज्ड। अब हमारे पास नॉर्मल एक्टिविटी लेवल भी गिवन है और बजटेड एक्टिविटी लेवल भी गिवन है, तो हम फार्मूले में क्या लेंगे, एक्चुअल में 11,50,000 का हमारे ओवरहेड है, एक्चुअल में 11,50,000 के हमारे ओवरहेड है, और एक्चुअल कितनी लेबर काम ने किया, 3,000। देखें दोबारा सुन, ये 3,000 आप ऐसा करो 3800 कर लो इसको, 3,000 की बजाय ना 3800 कर, बस वो जीरो के डबल कर दो, समझ लगी यहां तक। अब सबसे पहले मैं कहता हूं आप मुझे ना अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करके दे, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, क्या फार्मूला होता है जी, बजटेड ओवरहेड बजटेड प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। बजटेड ओवरहेड कितने हैं जी, 12 लाख, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल कितनी है जी, 5,000 का 80, कितना आ गया अमाउंट, 300 पर यूनिट या पर आवर, आप अप्लाइड एफएच बता सकते हो, अप्लाइड एफएच का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड अब्जॉर्प्शन, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। हाँ जी, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है पता है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 3800 मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कितना है, कितना आ गया 1140 हाँ जी, अंडर अब्जॉर्प्शन या ओवर अब्जॉर्प्शन,
अंडर अब्जॉर्प्शन या ओवर अब्जॉर्प्शन? एक्चुअल में कितने हुए? 1150। और अप्लाइड कितने कर दिए? ज्यादा अप्लाई किए हुए या कम? कम अप्लाई किए हुए, तो अंडर अप्लाइड 10,000 से, अंडर अप्लाइड 10,000 से, अंडर अप्लाइड। हाँ जी, क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख दूं 10,000। अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड, अप्लाइड कम है तो अंडर अप्लाइड। अब सबसे पहले आ जाएं, पहली बात ओके करने लगाऊं कि जो एक्टिविटी लेवल है, पिछली दफा हमने यूनिट्स लिए हैं, इस दफा हमने आवर्स ले लिए हैं, तो ये क्या क्या ले सकते हैं? एक्टिविटी लेवल मतलब बेस क्या क्या लिया जा सकता है जो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग अलाउ करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग तो ओपन सब्जेक्ट है, कहते हैं आप चाहे प्रोडक्शन यूनिट ले लो, प्रोडक्शन यूनिट्स के क्या क्या नाम हो सकते हैं? आउटपुट, वॉल्यूम, क्वांटिटी, प्रोडक्शन यूनिट्स, जो मर्जी कह दें। आप लेबर आवर्स भी ले सकते हैं, आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी ले सकते हैं। मतलब जो मटेरियल कॉस्ट आएगी बजटेड और एक्चुअल, उनका कंपैरिजन कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, उसी से कर लेंगे। मतलब डिवाइड, हम बेस मटेरियल कॉस्ट भी ले सकते हैं, मटेरियल यूनिट भी ले सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट भी ले सकते हैं, लेबर आवर्स भी ले सकते हैं, लेबर कॉस्ट भी ले सकते हैं। लेबर कॉस्ट के और दो नाम कौन से हैं? वेजेस, पेरोल। वेजेस, पेरोल। आप प्राइम कॉस्ट भी ले सकते हैं, आप प्राइम कॉस्ट भी ले सकते हैं, आप मशीन आवर्स भी ले सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है, जो एक्टिविटी लेवल बजटेड की है ना, एक्चुअल भी वही इस्तेमाल होनी है। फिर तो बेस ही चेंज हो जाएगा ना। अगर हम एक्चुअल जो अगर लेबर कॉस्ट ली है नॉर्मल एक्टिविटी लेवल में, तो बजटेड कॉस्ट यानी अप्लाइड के लिए भी कौन सी एक्टिविटी इस्तेमाल करनी है, वही वाली। ठीक होगी बात। एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्शन यूनिट्स हो सकते हैं, लेबर आवर्स हो सकते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो सकती है, प्राइम कॉस्ट हो सकती है, मशीनरी आवर्स भी हो सकते हैं। ओके होगी बात? ये बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं। इसका एक क्वेश्चन मुझे करके दो, फिर मैं इसकी आपको जर्नल एंट्री सिखाता हूं। ठीक है? हाँ जी, सबसे पहली एक सवाल तो वही दोबारा वही होगा एक तरह का। हमारे पास सपोज दैट बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है 8 लाख, बजटेड मशीन आवर्स कर लें 5 लाख ही कर ले, 5,000 कर लेते हैं, ज्यादा ही ना होता, 5,000 आवर्स। और नॉर्मली 90% machines are used, actual factory overhead 10200000, actual 5,800 hours machines are used।
हाँ जी, सबसे पहले आप काम करें, फिर इसकी एंट्रीज मैं आपको सिखाता हूं। हाँ जी, बजटेड ओवरहेड 8 लाख, बजटेड मशीन आज 5000, 90% नॉर्मली हम मशीन इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल ओवरहेड हमारे यहाँ 10,20,000। आपने फाइंड करके देना है मुझे अप्लाइड अंडर या अप्लाइड एफर्ट्स। हो गया? अंडर है या ओवर है? कितना? 124, 12,400। आपको कितना ओवर आ रहा है? 926,920। हाँ, आप कितना आ रहा है? अंडर या ओवर बताएं जल्दी। हाँ अदील, इतना मुश्किल है कंपेयर करना? राउंड ऑफ कर लिया 178 कर लिया मैंने 177.7 तो एज इट इज वही वैल्यू आप राउंड ऑफ किए बगैर कर लें, डायरेक्टली उसको जो आंसर आ रहा है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास आ जाएगा। 12,400 ओवर, 12,400 ओवर। तो आप अंडर आ रहा है, तो 9,20,000 फिर भी नहीं आएगा। 12,400 और 9 लाख में फर्क होता है। चले, अच्छा इसका ये देख लें। सबसे पहले हमने ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड किया, जिसका फार्मूला था बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 90%। 45 178। अब हमने फाइंड क्या करना है? अप्लाइड एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, एक्चुअल। अच्छा, आप एक्चुअल एक्टिविटी लेवल को कुछ इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये फार्मूला भी होता है डायरेक्ट अप्लाइड एफओएच का, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। ये भी वही है, ये रेट हो गया और इससे वो पॉइंट में चक्कर ही नहीं पड़ेगा आपको। अगर रेट अभी हमें अलग नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट चाहिए यही, तो सिंपल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। ये भी या वो उस तरह से रेट से कर ले। कितना आ रहा है ये? सॉरी, अल्लाह अकबर। ये अप्लाइड एफओएच का डायरेक्ट फार्मूला भी यही है, और ये रेट का ही फार्मूला है ना, रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी। 10,32,400, 10,32,400 ये आ गया अप्लाइड एफओएच। और एक्चुअल में कितने थे? 10,20,000। और ये कितने आ रहे हैं? 10,32,000। ओवर आ रहे हैं अंडर आ रहे हैं? ओवर। 12,400। अब इसकी एंट्रीज की तरफ चलते हैं। इसकी एंट्रीज होती है टोटल 3 तरह की, पेपर में जो पूछे वो बता देना। एक इसकी एंट्री होती है अप्लाइड की, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब पहले सुन ले। मतलब आपने प्रोडक्शन में जो ऐड कर दिए हैं, प्रोडक्शन में ऐड कर दिए हैं। अब आप अप्लाइड कितने अप्लाई किए हैं?
10,32,400 अप्लाइड हुई है ना, तो अप्लाइड जितने अप्लाइड किए हैं उसकी एंट्री मतलब क्या पास होगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, उसमें ऐड करने हैं ना, वर्क इन प्रोसेस एडेड डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट 1032400 1032400 अप्लाइड एफर्ट क्या है, वैसे ओवरहेड डेबिट होते हैं, जब पे कर रहे थे हम ओवरहेड डेबिट हो रहे थे, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है ना, लेकिन जब अप्लाई किए हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर, और जैसे मटेरियल को नहीं ट्रांसफर कर देते, पहले एंट्री पास होती है मटेरियल टू कैश, फिर जितना मटेरियल इस्तेमाल हो जाता है वर्क इन प्रोसेस टू मटेरियल, तो ओवरहेड में से भी यही करना है, तो वर्क इन पहले, बल्कि हम एक्चुअल की भी एंट्री पास कर देते हैं, इसके बाद एंट्री पास कर दो या पहले कर दो, एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री भी मैं यहां पर भी पास करवा देता हूं, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड, एक्चुअल में तो हमने पैसे दिए होंगे ना, एक्चुअल में हमने पैसे दिए होंगे, कैश क्रेडिट होगा, एक्चुअल में, एक्चुअल का मतलब ही क्या है कि पैसे दिए हैं या कोई डेप्रिसिएशन आई है, वो जितने भी ओवरहेड हमारे होते हैं तो उसकी एंट्री होती है हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट या एक्रूड। अब ये सुन लें कि क्या क्या है, टोटल वैसे कितने हैं, एक्चुअल कितने हैं 1020000 1020। अब सुने इसके बारे में भी, अगर एक्चुअल ओवरहेड की वो बाइफर्केशन दे दे, मतलब वो कह दे कि जो हमारे ओवरहेड्स हैं वो मशीन की डेप्रिसिएशन है, वो आपके पास कुछ अनपेड हैं कुछ पेड है, तो तब हम जो जो गिवन होंगे उस नाम से लिख देंगे, डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से लिख देना, जो नहीं पे किए उसको एक्रूड के नाम से लिख देना, बाकी सबको किस नाम से लिख देंगे, कैश के नाम से। देखिए डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास होती है वैसे, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बट अगर वो प्रोडक्शन ओवरहेड में चला जाए तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी प्रोडक्शन ओवरहेड टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो जैसे हम एसपीएल नहीं लिखते थे लॉस की जगह, इसी तरह हमने उसकी जगह क्या लिख दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड। अब प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, अगर उसकी सेग्रीगेशन आपको बताई हो कि भाई ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है इसमें जो चीजें आपको लगता है कैश के फॉर्म में हो सकती हैं वो कैश के नाम से लिख दो, अगर अनपेड है तो एक्रूड के नाम लिख दो, अगर वो डेप्रिसिएशन के नाम से खुद बता दे तो डेप्रिसिएशन के नाम से लिख दो, ठीक हो गया। हाँ फीफ देखिए ओवरहेड की एंट्री क्या होती है, नॉर्मल ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट, ओवरहेड डेबिट यही होगी ना, एक सिंपल किसी भी ओवरहेड की अगर हम बात करें कि कोई ओवरहेड पे करते हैं तो उसकी एंट्री क्या है, अगर उसका नाम हम ओवरहेड है तो ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट, अगर वो ओवरहेड डेप्रिसिएशन है तो क्या फिर कैश क्रेडिट करेंगे, अगर एक ओवरहेड हमारी डेप्रिसिएशन है तो क्या फिर भी कैश क्रेडिट करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मिसाल के तौर पर यहां मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं एक स्टेप, मैंने फैक्ट्री का रेंट पे किया, रेंट टू कैश, मैंने डेप्रिसिएशन मशीनरी की डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजर की मैंने सैलरी है लेकिन पे नहीं की तो सैलरी टू एक्रूड, इस बात की समझ लगी। मैंने रेंट पे किया सपोज दैट 100 रुपया फैक्ट्री का, डेप्रिसिएशन मेरी आ गई 50 रुपए, 30 रुपया मेरी है सैलरी। अब अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहा हूं, ये भी मेरा ओवरहेड है, ये भी ओवरहेड है, ये भी ओवरहेड है। असल में होता ये है ओरिजिनली कि ये रेंट डेप्रिसिएशन और सैलरी किसको चार्ज हो जाती है, ओवरहेड को, ये सारे ओवरहेड है, तो वो क्या करता है प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कर देता है, ये सब खत्म कर देता है, ये सब रेंट भी खत्म हो गया क्रेडिट हो गया, डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट हो गई, सैलरी भी क्रेडिट हो गई, तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट हो गए। अब हम क्या करते हैं,
हम इसको रेंट, डेप्रिसिएशन और सैलरी, क्योंकि ये सारे ही प्रोडक्शन ओवरहेड है, इसका नाम क्या लिख देते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर जो कैश फॉर्म में जा रहे हैं उसको क्या लिख देते हैं? कैश। जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितनी होती है, अब यहां डेप्रिसिएशन भी लिख दोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो रिवर्स हो रही होती है दूसरे लफ्जों में। और अगर जो अभी तक पे नहीं किए वो किस नाम से आ जाते हैं? तो ये एक लिंक्ड एंट्री है, डायरेक्ट नहीं है, ये एक एंट्री बनी हुई है अंदर, ठीक है। तो वो एंट्री क्या बनती है? प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, और जो एक्चुअल में जो जो खर्चे हो रहे हैं क्रेडिट। फिर उससे अगली एंट्री पास हम करेंगे अप्लाइड एफओएच की, वो फिक्स है, वर्क इन प्रोसेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस टू। अब उसके बाद एंट्री पास होनी है अंडर या ओवर। अगर ज्यादा ओवरहेड चार्ज कर दिए थे अब कम कर दो, अगर कम चार्ज कर दिए थे ज्यादा कर दो, अगर पहले ज्यादा चार्ज कर दिए थे तो अब कम कर दो, कम किए थे तो ज्यादा कर दो। ओवर अप्लाइड की एंट्री सुने, ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड का मतलब क्या है? ओवर अप्लाइड का मतलब है हमने ज्यादा अप्लाई कर दी। ओवर अप्लाइड का क्या मतलब है? अब हमने ज्यादा अप्लाई कर दी, मतलब खर्चे ज्यादा कर दिए, अब कम करने हैं। अब कम करने के लिए वर्डिंग कौन सी इस्तेमाल करते हैं? वो कहते हैं वर्डिंग आपने इस्तेमाल करनी है कॉस्ट ऑफ सेल की। क्या इस्तेमाल करनी है? कॉस्ट ऑफ सेल की। अगर आपने खर्चे ज्यादा करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर, अगर आपने कम करने हैं कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट कर। खर्चे कम करने हैं मतलब अगर ज्यादा अप्लाई किया पहले, मतलब प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा ऐड कर दिया, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में ज्यादा ऐड हो जाएगा जाके। ऐसा होता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस या प्रोडक्शन माइनस, तो प्रोडक्शन ज्यादा ऐड होगी, आपने प्रोडक्शन को ज्यादा लिख दिए तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में भी ज्यादा चले गए, तो वो कहते हैं आप कॉस्ट ऑफ सेल कम कर दो। और अगर अंडर अब्जॉर्प्शन है, आपने कम अप्लाई किए हैं तो अब ज्यादा कर दो, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा कर दो। ओवर अप्लाइड में कॉस्ट ऑफ सेल कम कर देना और अंडर अप्लाइड में कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा कर देना। दोबारा सुने, ओवर अप्लाइड मत अप्लाइड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो चुके हैं, अब हमने कम करने हैं तो कम डायरेक्ट नहीं कर सकते, किस में जाकर करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। तो अंडर अप्लाइड है कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा कर दो, ओवर अप्लाइड है कॉस्ट ऑफ सेल कम कर दो, ठीक है। अब ओवर अप्लाइड है हमारे इसमें, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करेंगे क्रेडिट क्रेडिट करेंगे, तो नाम क्या इस्तेमाल होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। कितनी अमाउंट? 12,400। इन केस अंडर अब्जॉर्प्शन होता, अंडर अप्लाइड होता। अंडर अप्लाइड का मतलब है आपने कहा जी कम किया हुआ ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल अब ज्यादा कर दो, फिर तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करना है। नॉर्मल सिचुएशन में भी तो ऐसे मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट ही होता है, हाँ जी, ये ना डेबिट नहीं हो रहा, एक्चुअल में टैली हो रहा है, खत्म हो रहा है। ओवरहेड का नाम बेसिकली खत्म हो जाएगा, एक्चुअल में चला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल में सारा। अब देखिएगा जरा, आपके प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहे हैं? 10-20 से, और कितनी से डेबिट हो रहे हैं? 12,400। तो इन दोनों का टोटल किया तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितने से डेबिट हो रहे हैं? 10,324। और क्रेडिट कितने से हो रहे हैं? इसका मतलब है हो गया टैली। एक्चुअल में ये वर्क इन प्रोसेस में चले गए और कॉस्ट ऑफ सेल में चले गए, ये खत्म हो गया खुद, ये क्योंकि खुद ये खत्म हो जाते हैं, ये एसपीएल में और आगे जाकर चार्ज हो जाते हैं। तो ये ओवरहेड डेबिट ना मानो, ये एडजस्टमेंट मानो कि पहले ज्यादा लिख दिए थे या कम लिख दिए थे, अब एक्चुअल में एडजस्टमेंट हो रही है। आपने पहले, लेकिन एक्चुअल पहले कम थे, ज्यादा कम थे तो मजीद कर दो, फिर एक्चुअल में तो हमने कम ही ओवरहेड चार्ज किए हैं ना, तो आपने ओवरहेड एक तरह के बढ़ाने हैं एक्चुअल में, तो एक्चुअल में ओवरहेड बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट ही करेंगे ना। आपने क्रेडिट ज्यादा कर दिए, डेबिट कम किए हैं, तो जितने कम डेबिट किए हैं मजीद कर दो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको जर्नल एंट्री के लिए तो आसान होता है, आगे जाकर हमने कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट पढ़नी है, तो इसलिए मैंने आपको कॉस्ट ऑफ सेल के साथ सिखाना कि कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस करेंगे या कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस करेंगे। अदरवाइज अगर आपने एक्चुअल कम चार्ज किए हैं तो मजीद चार्ज कर दो, एक्चुअल ज्यादा किए हैं तो कम कर दो, तो फिर ओवरहेड का नाम इस्तेमाल करेंगे हम। अभी मैं किसका नाम इस्तेमाल करवा रहा हूं? कॉस्ट ऑफ सेल का।
कॉस्ट ऑफ सेल का क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आगे पूरा एक चैप्टर है हमने इसमें पढ़ना जाकर, उसमें हमने ये देखना है कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस करना है या कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस करना है। अगर हमें अभी ओवरहेड का याद रह गया तो फिर आगे मुश्किल हो। तो अब हमने क्या इस्तेमाल करना है, कॉस्ट ऑफ सेल। ओवर अप्लाइड है, इसका मतलब है ज्यादा अप्लाइड है, कॉस्ट ऑफ सेल में ज्यादा ऐड हो चुके हैं, क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल कम करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल कम करेंगे तो क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल की नेचर है एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल कम करेंगे। अगर अंडर अप्लाइड है मतलब अप्लाइड कम किए तो मजीद अप्लाई करेंगे, किस में करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करेंगे। जी कोई ऐसा केस हो सकता है कि अगर हम फाइंड करें और दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। नो अंडर ओवर ऑब्जॉर्प्शन, फिर अंडर ओवर ऑब्जॉर्प्शन की एंट्री नहीं पास होगी, ये तो अच्छी बात हो जाएगी कि जितने ओवरहेड हमने डेबिट किए हैं उतने ही क्रेडिट हो गए, वो कॉस्ट ऑफ सेल वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट अमाउंट चलेगी। हाँ जी, तो अब दोबारा एक दफा इसको कंबाइन करके मैं लिखवा देता हूं। एक्चुअल ओवरहेड की जब भी एंट्री पास करोगे, क्या पास करोगे, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड की। हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कैश या जो भी आ रहे हैं लवाजमात, अगर वो लवाजमात बताएगा तो वो नाम इस्तेमाल करने हैं, वरना कैश, बैंक भी लिख सकते हो। उसके बाद होता है अप्लाइड। अप्लाइड की हमेशा एंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट प्रोडक्शन। अब ये नहीं कि यहाँ फैक्ट्री है तो इधर भी फैक्ट्री ओवरहेड लिखना, ऊपर प्रोडक्शन ओवरहेड इस्तेमाल करें तो नीचे भी प्रोडक्शन ओवरहेड इस्तेमाल करना। और फिर अगर अंडर अब्जॉर्प्शन है, अंडर अब्जॉर्प्शन, अंडर अब्जॉर्प्शन है तो कम चार्ज किए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में ज्यादा कर दे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट प्रोडक्शन। इसका मतलब है प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, पहले ज्यादा एक्चुअल थे इसलिए कम कर रहे हैं। और ओवर अब्जॉर्प्शन, ओवर अब्जॉर्प्शन में क्या करेंगे जी, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट। ठीक है जी, आज के कॉन्सेप्ट इतने ही रखते हैं और इसमें मेन आज का मेजर कॉन्सेप्ट यही है, इसकी एंट्रीज और इसका बाकी एक सिंगल वाला भी हमने पढ़ लिया और वो कुछ टर्म्स पढ़ी हमने। इसके अब आपने जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन तो अब आप मल्टीपल क्वेश्चन कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं, 2 दे देता हूं, आप कहते हो तो, मैं तो 1 देने लगा था, अब तो नहीं, अरे अन्या को 2 दे दिया मेरे को। अब तो नहीं। आप अपनी मर्जी से दे दो। नहीं सर, एक्चुअली मुझे से पूरा चैप्टर पे सर जी एक ही चाहिए बस। हाँ यार, सर आर्ट्स का टेस्ट का सिलेबस पे जल्दी बता दीजिए। EPS है। ईपीएस है, और कंसोलिडेशन का नहीं ना पता जो होना है, इतना बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। सर आपको कंसोलिडेशन आती है? जजमेंट कभी नहीं किया जा रही। अच्छा एक तो आपने एग्जाम्पल नंबर 1 करनी है, सेल्फ टेस्ट का पहला एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, एक ही था और ये तो बेसिक्स है। बात जी सर। हाँ एक ही करते हैं, चलो पहले 2 सवाल पास। कहता है कंप्यूट द फैक्ट्री ओवरहेड रेट फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड रेट फाइंड करने। वो ये रेट वाला है, प्रोडक्शन का टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे डिवाइडेड बाय बेस्ड ऑन मशीन्स आर यूजिंग द रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन का नाम है नोबल इंडस्ट्री। और पहले 2 सवाल, ये पेपर में सवाल आया भी हुआ है तो नहीं, दुआएं ना थोड़ी अपनी ठीक करो। हाँ पेपर में दुआ किया करो, जो भी सवाल हो जैसा भी हो ना, पेपर पास हो जाए। या अल्लाह जैसा मर्जी पेपर आए, या अल्लाह हमें आता हो या ना आता हो, बस या अल्लाह मेरा पेपर पास करो, दैट इज द फाइनल।
पहले 3 सवाल करने हैं, नहीं सर वो छोटे छोटे हैं, तीन ये 3 सवाल करने हैं ताकि ना हमने खत्म भी तो करना है। खत्म हो गया